हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग फिर से इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो इंटरव्यू क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ना, वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने खुद फेस किए हैं। ठीक है, अभी तक मैंने 4 इंटरव्यू दिए हैं। एक तो उसमें से बार्क का था। ठीक है, तो वहाँ का तो बार्क मतलब जो साइंटिस्ट का पोस्ट होता है, ठीक है, तो उसका लेवल तो कुछ ज़्यादा ही होता है। तो उसको वहाँ जो क्वेश्चन पूछा था उसको मैं भी नहीं बता रहा हूँ। नॉर्मल जो प्लांट के लिए जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच टेस्ट ऑफ मेटल इज़ लाइक ए ब्लड टेस्ट फॉर ह्यूमन। तो ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। लिटरली सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा मटेरियल टेस्टिंग में जो स्टील होता है उसके लिए ऐसा कौन सा टेस्ट है जो आदमियों में जो ब्लड टेस्ट होता है ना, ह्यूमंस के लिए जो ब्लड टेस्ट होता है उसके बराबर माना जा सकता है। मतलब जैसे हमारा जैसे ब्लड टेस्ट होता है तो उससे हर चीज़ की जानकारी मिल जाती है ना। ज़्यादातर जो भी प्रॉब्लम रहता है ना, जो भी डिजीज़ रहता है वो ब्लड टेस्ट से पकड़ में आ ही जाता है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट बोल सकते हो। तो वैसा कौन सा टेस्ट है मेटल के लिए, है ना, जिससे हमको लगभग सारी चीज़ें की जानकारी मेटल के बारे में मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक्चुअली मैं उस समय आंसर नहीं दे पाया था इसका एग्जैक्टली आंसर। ठीक है, बट इसका एग्जैक्ट आंसर उन्हीं ने मुझे बताया था, इंटरव्यू जो ले रहे थे उन्होंने बताया था कि जो माइक्रोस्ट्रक्चरल एनालिसिस होता है ना उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब क्योंकि जब हम लोग माइक्रोस्ट्रक्चर देखते हैं कि कौन सा फेज प्रेजेंट है, किस टाइप का माइक्रोस्ट्रक्चर है मेटल में, तो हमको लगभग सारी जानकारी मेटल के बारे में मिल जाती है। पूरी इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी की कुंडली है वो जो माइक्रोस्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्योंकि जिस टाइप का भी फेज आपका प्रेजेंट रहेगा स्टील में, उसी टाइप की ओवरऑल प्रॉपर्टी होगी। जैसे अगर स्टील में फेराइट फेस है, ठीक है, तो फेराइट तो आपको पता है कि सॉफ्ट होता है, कार्बन कंटेंट कम होता है तब फेराइट फेस बनता है ना। तो अगर फेराइट फेस है तो सिंपली क्या होगा, डक्टिलिटी अच्छी होगी उसकी। ठीक है, सॉफ्ट होगा स्टील। और वहीं अगर मार्टिन साइट है तो क्या होगा, मार्टिन साइट तो सिंपली हार्ड और ब्रिटल होगा। और अगर बीच का है, पारलाइट है, ठीक है, तो पारलाइट पारलाइट क्या है, एक्चुअली में मिक्सचर है आपका फेराइट और सीमेंटाइट का लैमिनर मिक्सचर है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा क्या होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू फेराइट। ठीक है, और जितने भी मतलब टाइप के माइक्रो स्ट्रक्चर है, चाहे वो कोई भी मेटल हो, फेरस मेटल हो, नॉन फेरस मेटल हो, चाहे अलॉय स्टील हो, ठीक है, कास्ट आयरन हो, क्या प्रॉपर्टी डेवलप होगी वो माइक्रो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। जो भी हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं या जो भी अलॉइंग एडिशन करते हैं ना, वो माइक्रो स्ट्रक्चर जो फेजेस प्रेजेंट है ना उसी को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो हम एक्चुअली में हम फेजेस को मॉडिफाई करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ तो अपने आप डेवलप हो जाती है ना। तो इसका आंसर ये होगा कि माइक्रो स्ट्रक्चर जो हम एनालिसिस करते हैं, जो मेटलोग्राफी जो करते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका। ठीक है, जितने भी टेस्टिंग होता है उसमें से। दूसरा क्या है क्वेश्चन, स्लैग प्रॉपर्टीज़ फॉर गुड स्टील मेकिंग। अब स्लैग की प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए ओवरऑल, मतलब केवल स्टील मेकिंग के लिए ही रेस्पेक्ट में नहीं बताऊंगा मैं, ओवरऑल जो है ना स्लैग कैसा होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कैसा होना चाहिए स्लैग। तो देखो यहाँ पे मैंने एक नोट बनाया हुआ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड स्लैग की। अच्छे स्लैग की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहला ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिफरेंस है या वेट का जो डिफरेंस है स्लैग और मेटल के बीच में, वो सफिशेंटली हाई होना चाहिए। मतलब डिफरेंस होना चाहिए दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी में। ठीक है, अगर आसपास है स्पेसिफिक ग्रेविटी तो क्या होगा, मिक्स होने के चांसेस है स्लैग और मेटल के। ठीक है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि स्लैग और मेटल दो सेपरेट लेयर बने, आपस में मिक्स ना हो कभी भी। ठीक है, तो इसलिए दोनों का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंस है वो हाई होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, स्लैग मस्ट बी फ्लूइड इनफ। फ्लूइड मतलब इसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा होनी चाहिए, विस्कोसिटी कम होनी चाहिए। ठीक है, आसानी से बह सके, फ्लूइडिटी मतलब आसानी से बह सके। जैसे शहद और पानी का एग्जांपल ले लो, शहद क्या होता है, विस्कोसिटी ज़्यादा होता है ना, आसानी से बह नहीं पाता है, पानी आसानी से बहता है। ठीक है, तो अगर फ्लूइडिटी अच्छी होगी स्लैग की तो उसको आप आसानी से बाहर निकाल सकते हो फर्नेस से। अगर बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी हुआ तो वो जल्दी से बाहर नहीं निकलेगा, एक तो प्रॉब्लम होगी, बाहर आने में प्रॉब्लम होगी उसको टैप होल से। दूसरा क्या प्रॉब्लम होगा कि स्लैग जितना विस्कस होगा ना उतना ज़्यादा उसका जो वेट है, जो वज़न है वो बढ़ेगा। और जब वज़न बढ़ेगा तो स्लैग और मेटल के बीच में जो वेट का जो डिफरेंस है ना वो कम हो जाएगा। तो इसमें दोनों के मिक्स होने के चांसेस हैं। दूसरा क्या होता है ना कि स्लैग का जो मेन काम क्या होता है कि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं
वो उसके अपने अंदर रखता है वो। ठीक है, तो अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो इम्प्योरिटी क्या करेगा, स्लैग से मेटल की ओर जाएगा, है ना। तो मेटल आपका जितना मतलब अच्छी क्वालिटी का बनना चाहिए मेटल, वो नहीं बन पाएगा फिर। ठीक है ना। देखो आप जितने भी आप चीज़ देख रहे हो सब खेल आपका स्लैग का ही होता है। एक्चुअली में हम जो भी मेटल बनाते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में, जो भी फर्नेस में, एक्चुअली में हम स्लैग बनाते हैं। ठीक है, स्लैग हम बनाते हैं, मेटल तो बाई प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अगर अच्छी क्वालिटी का आप स्लैग बनाने में कामयाब हो गए तो मेटल अपने आप अच्छा बन जाता है। तीसरा क्वालिटी क्या होना चाहिए कि मस्ट हैव ए केमिकल कॉम्पोजिशन विच इंश्योर दैट द एक्टिविटीज़ ऑफ इम्प्योरिटीज़ एंड डिजॉल्व गैंग्स मिनरल्स आर लो। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि स्लैग का केमिकल कॉम्पोजिशन ऐसा होना चाहिए जिससे जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है ना, वो अपने अंदर रख सके, या जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है उसकी एक्टिविटीज़ कम रहे स्लैग के अंदर। देखो एक्टिविटी कम रहेगी इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा। ठीक है, अगर एक्टिविटी हाई होगा स्लैग में, जैसे एग्जांपल के लिए सिलिका का एग्जांपल लेते हैं, आयरन मेकिंग या स्टील मेकिंग के समय जो सिलिका है वो कहाँ जाता है, स्लैग में जाता है। लेकिन अगर सिलिका की एक्टिविटी हाई होगी स्लैग में तो वापस आने की कोशिश करेगा मेटल में वो। तो क्या होनी चाहिए, केमिकल कंपोजिशन ऐसा होना चाहिए कि सिलिका जो है स्लैग में ही रहे, वहाँ पे उसकी एक्टिविटी कम रहे। ठीक है, तो उसकी एक्टिविटी कम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अब सिलिका क्या होता है, एसिडिक है, तो आपको बेसिक स्लैग डालना पड़ेगा, मतलब सॉरी बेसिक फ्लक्स डालना पड़ेगा, है ना। मतलब सिलिका है SiO2 है, तो उसको भी कुछ कोई साथी चाहिए रिएक्शन करने के लिए, तो आपको क्या डालना पड़ेगा, बेसिक फ्लक्स डालना पड़ेगा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, तब जाके स्लैग बनाएगा। अगर इसकी कमी पड़ गई, बेसिक फ्लक्स की कमी पड़ गई, तो ऑब्वियसली ये सिलिका चाहेगा कि एक्टिविटी इसका बढ़ जाएगा, फिर मेटल की ओर ट्रांसफ़र होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये गुड स्लैग की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखो अलग अलग फर्नेस के लिए ना स्लैग का जो रिक्वायरमेंट है, क्वालिटी का रिक्वायरमेंट या बोल सकते हो बेसिसिटी का रिक्वायरमेंट जो अलग अलग हो सकता है। बेसिसिटी क्या है, बेसिकली बेसिसिटी मतलब होता है, बेसिसिटी इज इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ बेसिक ऑक्साइड स्लैग में, बेसिक ऑक्साइड अमाउंट ऑफ बेसिक ऑक्साइड डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेसिसिटी। तो ब्लास्ट फर्नेस में आपका 1.2 के आसपास रहता है बेसिसिटी, और स्टील मेकिंग में तीन तक रहता है। ठीक है, तो बेसिसिटी बहुत कुछ बताता है। बेसिसिटी अगर 1.2 है तो सिंपली क्या बोल रहा है कि जितना एसिडिक है आपका, एसिडिक ऑक्साइड है ना, तो उसको अगर पूरा एसिडिक ऑक्साइड को आपको स्लैग में रखना है, एसिडिक इम्प्योरिटी को, तो आपको बेसिक ऑक्साइड डालना पड़ेगा 1.2 गुना डालना पड़ेगा। अगर 100 kg एसिडिक ऑक्साइड है तो आपको 120 kg डालना पड़ेगा। अगर 3 मेंटेन करना है तो 300 kg डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब अलग अलग बेसिसिटी मेंटेन करते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो ये अच्छे स्लैग की क्या होगी, प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब यहीं पे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, अभी मुझे याद आ रहा है कि पिग आयरन की क्वालिटी कैसे अच्छी मानी जाएगी। तो पिग आयरन की क्वालिटी दो चीज़ पे ग्रेड किया जाता है, दो चीज़ को ध्यान रखा जाता है, सिलिकॉन और सल्फ़र। ठीक है, दोनों कम होना चाहिए आपका पिग आयरन में। सिलिकॉन ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, सिलिका ज़्यादा बनेगा स्टील मेकिंग के समय में, और सिलिका ज़्यादा है तो बेसिसिटी 3 मेंटेन करने के लिए आपको ज़्यादा फ्लक्स डालना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा लाइमस्टोन या डोलोमाइट डालना पड़ेगा, तो एक तो पैसे की बर्बादी हुई। ठीक है, ज़्यादा आपको डालना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा, स्लैग वॉल्यूम बढ़ जाएगा। स्लैग वॉल्यूम बढ़ेगा तो वही प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जितना ज़्यादा स्लैग का वॉल्यूम होगा फिर से इम्प्योरिटी के मेटल में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और दूसरा सल्फ़र का प्रॉब्लम होता है। सल्फ़र अगर ज़्यादा हुआ तो सल्फ़र का रिमूवल बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उसके लिए सेकेंडरी स्टील मेकिंग में करते हैं ना, तो सल्फ़र का एक लिमिट होता है रिमूवल का। ठीक है, ज़्यादा अगर डीसल्फराइजेशन करने जाओगे तो कॉस्ट बढ़ेगा और पॉसिबल भी नहीं है सल्फ़र को बहुत ज़्यादा रिमूव करना। तो ये दोनों चीज़ें कम होनी चाहिए आपका पिग आयरन में। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि आयरन कार्बन डायग्राम में कौन कौन से रिएक्शन होते हैं उसको बताइए। ठीक है, तो आयरन कार्बन में मेनली 3 रिएक्शन होते हैं। आयरन कार्बन डायग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा हर चीज़ आना चाहिए, और ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था आयरन कार्बन डायग्राम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूरा डिस्कस भी किया था। इसमें 3 रिएक्शन होता है, ये 3 पॉइंट होते हैं। ये वाला पॉइंट को बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट, यहीं पे यूटेक्टिक यूटेक्टॉइड पॉइंट बोलते हैं इसको। यहाँ पे होता है यूटेक्टॉइड रिएक्शन। यूटेक्टॉइड रिएक्शन कितने कार्बन कॉम्पोजिशन पे होता है, 0.8% कार्बन पे होता है।
और टेम्परेचर वहाँ पे क्या होता है 727 डिग्री सेल्सियस, कहीं पे 723 भी दिख सकता है, तो दोनों सही हैं। इस टेम्परेचर और इस कॉम्पोजिशन में होता है। यहाँ पे क्या होता है ना कि जो ऑक्सीनाइट है, जो गामा फेज़ है, वो कूलिंग पे क्या होता है, जब उसको कूल करते हैं तो ये फेराइट और सीमेंटाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ये होता है यूटेक्टाइड रिएक्शन। यहाँ पे कंपोजिशन भी आपको पता होना चाहिए। गामा का कंपोजिशन कितना होता है 0.8% कार्बन होता है। फेराइट में कितना होता है कंपोजिशन, कितना कार्बन होता है 0.025% होता है। सीमेंटाइट में कितना कार्बन होता है 6.67% होता है। फिक्स कार्बन होता है ना सीमेंटाइट में। तो ये पहला रिएक्शन होगा यूटेक्टाइड रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कब सीधा पारलाइट मिलता है। ये जो अल्फा और सीमेंटाइट है ये यूटेक्टिक मिक्सचर मतलब सॉरी यूटेक्टॉइड मिक्सचर होता है, ऐसे लैमिनर मिक्सचर, तो हमको डायरेक्टली पारलाइट मिलता है यहाँ से इस पॉइंट में। दूसरा क्या होता है यूटेक्टिक रिएक्शन, जो कि आपका 4.3% कार्बन पे होता है और 1147 डिग्री सेल्सियस पे होता है। यहाँ पे क्या होता है कि लिक्विड डायरेक्टली आपका क्या बनाता है, लिक्विड से क्या बनता है ऑक्सीनेट और सीमेंटाइट, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड का कॉम्पोजिशन कितना होता है, इसमें 4.3% कार्बन होता है। गामा में कितना कार्बन होता है 2% तक होता है ऑक्सीनाइट में, और Fe3 से इसमें तो फिक्स है 6% तक कार्बन होता है, 6.67% तक। तो ये आपका सेकेंड हो गया यूटेक्टिक। अब ये जो यूटेक्टिक होता है हमेशा याद रखना, यूटेक्टिक पॉइंट सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी फेज डायग्राम में। यूटेक्टिक पॉइंट जो होता है ना वो सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, यूटेक्टिक का, ठीक है। और यूटेक्टिक मिक्सचर जनरली ना ब्रिटल भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जनरली जो भी हम लोग मेटल बनाते हैं या अलॉय बनाते हैं तो वहाँ पे यूटेक्टिक मिक्सचर को अवॉइड किया जाता है। जहाँ पे भी यूटेक्टिक मिक्सचर मिल रहा है मतलब वो कॉम्पोजिशन को अवॉइड किया जाता है। तीसरा क्या होता है पर ये होता है इस पॉइंट पे आपका होता है पेरिटेक्टिक रिएक्शन, ठीक है। पेरिटेक्टिक में क्या होता है कि लिक्विड और डेल्टा, मतलब एक लिक्विड और एक सॉलिड मिलके क्या होता है दूसरा सॉलिड बनाता है। यहाँ पे लिक्विड और डेल्टा मिलके ऑक्सीडाइज बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन, लिक्विड का कॉम्पोजिशन होता है 0.16% कार्बन, डेल्टा का कॉम्पोजिशन आपका होता है, अच्छा डेल्टा का यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। गामा का कॉम्पोजिशन तो ही आपका 2% होगा, ठीक है। तो ये आपका 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गए, ओके। और अगर आपको और डिटेल पढ़ना है आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में तो ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो बना रखे हैं, आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, आयरन कार्बन डायग्राम करके मेरे नाम से, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर चौथा है क्वेश्चन है, पूछा गया था व्हाट इज़ फटीग एंड हाउ टू इम्प्रूव फटीग रेजिस्टेंस, कि फटीग क्या है, ठीक है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन काफ़ी कम पूछा जाता है, मतलब हट के, मतलब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से हट के थोड़ा सा। फटीग क्या है, तो फटीग क्या होता है कि फटीग इज़ ए, या फटीग फ्रैक्चर क्या होता है, फटीग फेलियर इज़ ए फेलियर ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग और रिपीटेटिव लोडिंग, ठीक है। तो जब हम किसी मटेरियल में साइक्लिक लोडिंग अप्लाई करते हैं या रिपीटेटिव लोडिंग, मतलब कभी लोड दिए फिर नहीं दिए, ठीक है, ठीक है, इस टाइप का जब होता है, जैसे कि व्हील हो गया, गाड़ी का चक्का हो गया, तो ऐसे रहता है वो। तो जब भी ऐसे है गाड़ी ऐसे ऐसे खड़ी हो तो यहाँ पे अभी क्या लग रहा है लोड लग रहा है, ये अभी फ्री है ये वाला, लेकिन जब घूम के ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो इसमें लोड लगेगा, फिर यह तो इस तरह से क्या हो रहा है, व्हील में जो स्पोक लगे हुए हैं, मान के चलो अलॉय व्हील है, तो यहाँ पे कभी लोड लगेगा फिर अनलोड हो जाएगा, फिर लोड लगेगा फिर अनलोड हो जाएगा, तो ये फटीग हो गया। वैसे दूसरा एग्जांपल, जैसे पंखा चल रहा है तो घूम रहा है ना वो एक तरह से, ठीक है, साइक्लिक लोड की तरह वहाँ पे लग रहा है पंखा चलने से। उसमें जो रॉड है, जैसे ये दीवार से, ये छत से जुड़ा होता है ना ऐसे रॉड, उसके नीचे फिर यहाँ पे पंखा लगा होता है, तो जब पंखा घूमेगा तो ये जो रॉड है यहाँ पे क्या लग रहा है फटीग लोड लग रहा है। वैसे टरबाइन ब्लेड हो गया, वहाँ पे फटीग लोड लगता है, फटीग है ना, ठीक है। तो रिपीटेटिव लोड या साइक्लिक लोड के कारण जो फ्रैक्चर होता है उसको हम फटीग फ्रैक्चर बोलते हैं। इसको इम्प्रूव कैसे करना है, फटीग रेजिस्टेंस को इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक है। तो देखो फटीग जो फेलियर होता है उसको समझना पड़ेगा। जो फटीग फेलियर जो होता है ना, फटीग फ्रैक्चर हमेशा सरफेस से स्टार्ट होता है। जैसे ये कंपोनेंट है तो जब इसमें फटीग लोड लगाया जाएगा तो हमेशा सरफेस से ही क्रैक जनरेट होगा, ठीक है। तो आपको सरफेस का ध्यान रखना कि सरफेस स्मूथ होना चाहिए, सरफेस में किसी तरीके का स्क्रैच मार्क या कोरोजन वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें स्मूथ सरफेस है, शाइनिंग सरफेस है तो फटीग रेजिस्टेंस अच्छा होगा, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या होता है कॉम्पोजिशन।
अलॉइंग एलिमेंट, तो वो जो अलॉइंग एलिमेंट मेटल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, यील्ड स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ को, वही फटीग स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। ठीक है, जैसे हम लोग स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ऐड करते हैं टंगस्टन, क्रोमियम, निकल वगैरह, सिलिकॉन, मैग्नीज वगैरह ऐड करते हैं, तो ये सब फटीग स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। तीसरा क्या होता है, रेसिडुअल स्ट्रेस, कंप्रेसिव रेसिडुअल स्ट्रेस, कंप्रेसिव रेसिडुअल स्ट्रेस। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, जो जो मटेरियल होता है उसके सरफेस में कंप्रेसिव रेसिडुअल स्ट्रेस जनरेट कर देते हैं। ठीक है, रेसिडुअल स्ट्रेस क्या होता है कि जब हम किसी मटेरियल में वर्क हार्डनिंग जो भी मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेस करते हैं ना, तो उसका जो 15% जो एनर्जी होता है वो मेटल में एज ए इंटरनल स्ट्रेस या रेसिडुअल स्ट्रेस के फॉर्म में रह जाता है। ठीक है, तो अगर सरफेस में अगर कोई टेंसाइल रेसिडुअल स्ट्रेस है तो वो क्रैक को इनिशिएट करता है, लेकिन अगर कंप्रेसिव रेसिडुअल स्ट्रेस है तो क्रैक को रोकता है, वो क्रैक जनरेशन को। तो सरफेस में क्या होना चाहिए, कंप्रेसिव रेसिडुअल स्ट्रेस होना चाहिए। तो वो करने के लिए क्या करते हैं ना, शॉर्ट पिनिंग एक्शन एक होता है, छोटा छोटा स्टील के बॉल होता है, उसको स्पीड से इसमें हिट कराया जाता है सरफेस में। इससे क्या होता है, कंप्रेसिव रेसिडुअल स्ट्रेस जनरेट होता है मेटल के सरफेस में, इससे फटीग इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, मेथड्स है फटीग रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए। ओके, चलिए अब फिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मेटल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट फ्रेम। ठीक है, बहुत जगह पूछा भी जा सकता है, जाता भी है ये। मतलब जो एयरक्राफ्ट होता है ना, जो हवाई जहाज़ होता है, उसका जो बाहर का फ्रेम है जो, वो किससे बना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है डुरालुमीन। डुरालुमीन अलॉय से बना होता है, जो कि एल्युमिनियम और कॉपर का अलॉय है, एल्युमिनियम प्लस 4% कॉपर। ठीक है, इसको डुरालुमीन अलॉय होते हैं। अब इसको कौन सा हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, हीट ट्रीटमेंट, कौन सा हीट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होता है इसका, तो इसमें हम लोग देते हैं प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग या एज हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात, डुरालुमीन का उपयोग करते क्यों हैं। तो देखो डुरालुमीन में क्या होता है, एल्युमिनियम है मेन, तो एल्युमिनियम का वेट हल्का होता है थोड़ा सा, है ना, मतलब भारी, मतलब उसका जो वज़न है कम होता है। देखोगे एल्युमिनियम का वज़न काफ़ी कम होता है। ठीक है, अब सिंपल अगर आप प्योर एल्युमिनियम को यूज़ करने जाओगे तो हल्का तो होता है ना, एयरक्राफ्ट के लिए अच्छा है, हल्का तो होता है, फ्यूल कम लगेगा, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है एल्युमिनियम में। ठीक है, तो उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या डालते हैं, 4% तक कॉपर ऐड करते हैं। तो केवल कॉपर ऐड करना ही काफ़ी नहीं है, प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है ना। जनरली क्या होता है, जितने भी अलॉय स्टील होते हैं ना, अलॉइंग जो अलॉय होता है उसमें केवल केवल अलॉइंग एलिमेंट मिलाना काफ़ी नहीं होता है, प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम प्लस 4% कॉपर जो डुरालुमीन होता है ना, उसका हीट ट्रीटमेंट करते हैं। वो कैसे करते हैं, इसका जो थोड़ा सा फेज डायग्राम लिख लो, एल्युमिनियम कॉपर का फेज डायग्राम कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, तो इधर कॉपर है, इधर एल्युमिनियम है, इधर आपका कॉपर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग ये इसका सॉल्युबिलिटी लिमिट ही अल्फ़ा फेज़ होता है, इधर अल्फ़ा प्लस बीटा फेज़ होता है। ठीक है, तो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग में क्या होता है कि जो एल्युमिनियम और 4% कॉपर ये जो अलॉय होता है उसको सबसे पहले हीट करते हैं हम लोग सिंगल फेस रीजन तक, मतलब जैसे अल्फ़ा फेज़ जहाँ तक बनेगा ना, अल्फ़ा फेज़ सिंगल फेज़ रीजन तक हीट करते हैं, ताकि जितना कार्बन है, सब जितना तक कॉपर है वो एल्युमिनियम में डिज़ोल्व हो जाए, मतलब सिंगल फेज़ हमको मिल जाए, अल्फ़ा फेज़। ठीक है, फिर इस जैसे हमको सिंगल फेज़ मिल जाता है, यहाँ पे हीट करके होल्ड करेंगे ना कुछ टाइम तक, ताकि पूरा अल्फ़ा फेज़ बनने देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से इसको सीधा कॉन्च कर देते हैं, कॉन्चिंग कर देते हैं। तो जब कॉन्चिंग करते हैं ना, तो अल्फ़ा फेज़ जो है वो टूट नहीं पाता है, अल्फ़ा और बीटा फेज़ है, मतलब बीटा फेज़ नहीं बन पाता है, क्योंकि बीटा फेज़ बनने के लिए क्या चाहिए, डिफ्यूजन होना चाहिए, और डिफ्यूजन होने के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए। जब टाइम मिलेगा इसको तब जाके बीटा फेज़ बनेगा, लेकिन हमने समय दिया नहीं, डायरेक्टली क्वंच कर दिया, तो अल्फ़ा फेज़ आपका रूम टेम्परेचर में रिटेन कर जाता है। इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब रूम टेम्परेचर में आपको अल्फ़ा फेज़ मिल जाएगा, लेकिन ये मेटास्टेबल फेज़ है, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली क्या होना चाहिए, बीटा बनना चाहिए, लेकिन काइनेटिकली आपने उसको सप्रेस कर दिया है ना, बीटा फेज़ बनने नहीं दिया है। तो जब आप इसको वापस रीहीट करते हैं ना,
वापस से फिर कुछ टेम्परेचर में रीहीट करते हैं तो धीरे धीरे जो बीटा फेज़ है वो प्रेसिपिटेट होना चालू होता है। जब उसको थर्मल एनर्जी मिलता है, डिफ्यूजन चालू होता है एटम्स का, तो धीरे धीरे बीटा फेज़ प्रेसिपिटेट होता है, बीटा फेज़ बनना चालू होता है। तो कैसे होता है माइक्रो स्ट्रक्चर? ऐसे पहले आपका अल्फ़ा फेज़ तो रहेगा ही, अल्फ़ा फेज़ सुपर सैचुरेटेड रहेगा, फिर जब इसको हम रीहीट करते हैं तो धीरे धीरे प्रेसिपिटेट बीटा फेज़ ऐसा प्रेसिपिटेट होने लगता है, बनने लगता है। ठीक है, ये बीटा फेज़ होता है। आई थिंक इसका जो फॉर्मूला है, आई थिंक मुझे अच्छे से याद नहीं है, आप लोग देख लेना, Cu3Al ऐसे कुछ होता है। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट बनता है। अब ये प्रेसिपिटेट करता है क्या है ना, जो डिसलोकेशन मूवमेंट है उसको ब्लॉक करता है। तो डिसलोकेशन मूवमेंट ब्लॉक होने की वजह से इसका स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये मेनली होता है इसका हीट ट्रीटमेंट। तो ये जो डुरालुमिन होता है इसमें स्ट्रेंथ बढ़ जाता है जब हम लोग इसका हीट ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसका स्ट्रेंथ आपको लगभग बहुत अच्छा मिल जाता है। तो ये लाइट वेट भी होता है, हल्का भी होता है और स्ट्रेंथ भी अच्छा होता है, इसीलिए हम इसका यूज़ एयरक्राफ्ट में करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट अगर आप नहीं दोगे, खाली एल्युमिनियम में 4% कॉपर मिला दोगे, है ना, तो नहीं होगा। जैसे हम लोग खाना बनाएंगे तो केवल मसाले डालने से तो नहीं होगा, कोई भी इंग्रेडिएंट डालने से। जैसे मैं खाना बना रहा हूँ सब्जी, उसमें नमक मिर्च मसाला डालना है, लेकिन डालना इंपॉर्टेंट नहीं है, कब डालना है वो भी इम्पोर्टेंट है ना, कैसे आप पकाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। वैसे यहाँ पे भी है, जितने भी अलॉइंग एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी अलॉय फेरस अलॉय होते हैं, नॉन फेरस अलॉय होता है, सब में मतलब प्रॉपर अलॉइंग एलिमेंट के साथ साथ प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट भी ज़रूरी होती है। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका ट्रिपल टी कर्व। ट्रिपल टी कर्व के बारे में बताइए, ये था क्वेश्चन। ठीक है, तो ट्रिपल टी कर्व क्या होता है? टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम या कर्व, ट्रिपल टी। ठीक है, इसको अगर एकदम डिटेल में जानना है तो ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, ट्रिपल टी कर्व बाय जनक कुमार करके। तो ट्रिपल टी कर्व क्या होता है? टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम होता है। इसमें ये जो एक्सिस होता है, इधर आपका होता है टेम्परेचर और इधर होता है आपका टाइम। ठीक है, इसको सी कर्व भी बोला जाता है। ठीक है, ये कर्व कैसे बनता है? इस तरीके से बनता है कुछ यूटेक्टॉइड कॉम्पोजिशन के लिए, 0.8% के लिए बता रहा हूँ, 0.8% कार्बन के लिए इस तरह से कुछ बनता है। ठीक है, ये आपको ये लाइन होता है आपका 727 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का, है ना। अब ये जो लाइन है ना, पहला लाइन, ये आपका क्या लाइन होता है? ये आपका पारलाइट ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट लाइन है। यहाँ से पारलाइट ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, फिर उसके नीचे एक और लाइन होता है, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन एंड लाइन होता है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, तो बेसिकली देखो, सबसे पहले बता दूँ, ट्रिपल टी कर्व आपको क्या है? टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम है। ये एक्चुअली बताता क्या है, ये पहले मैं बता दूँ एप्लीकेशन क्या है। इसका मेन एप्लीकेशन होता है हीट ट्रीटमेंट में। ठीक है, कि हम लोग कितने रेट से कूलिंग करेंगे तो कौन सा फेज़ बनेगा। तो हीट ट्रीटमेंट का मेन काम क्या है? कूलिंग रेट ही है ना। कूलिंग रेट स्लो करेंगे तो क्या बनेगा, फास्ट करेंगे तो क्या बनेगा, बेसिकली हीट ट्रीटमेंट तो वही है। तो ये बताता है कि कितने कूलिंग रेट पे हमको कौन सा फेज़ मिलेगा और उस फेज़ के बेस पे कौन सी प्रॉपर्टी डेवलप होगी। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट लाइन होता है, ये एंड लाइन होता है नीचे वाला। अब यहाँ पे एक बीच में एक लाइन होता है जो 550 डिग्री सेल्सियस में मिलता है। यहाँ पे हमको नोज़ मिलता है, इसको नोज़ ऑफ कर्व बोलते हैं, नोज़। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होता है? आपका पारलाइट फेज़ होता है, इसके नीचे आपका क्या होता है? बैनाइट फेज़ होता है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे एक और लाइन होता है, इसको MS लाइन बोलते हैं, मार्टेनसाइट स्टार्ट लाइन। इस टेम्परेचर के नीचे आपका मार्टेनसाइट होता है। ओके, है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या प्रेडिक्ट करते हैं, यहाँ पे क्या क्या जानकारी मिलती है? एक तो ये जो है ना, मान के चलो एक लाइन है, ये यहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, अब अच्छा, इसके नीचे कोई बता देते हैं, ये नीचे का आपका टाइम होता है, जो भी टाइम होगा आवर में, सेकंड में, जो भी है, जैसे 10 सेकंड 20 सेकंड, ये कुछ भी हो सकता है, आवर में मिनट में भी हो सकता है। तो ये जो लाइन है ना, ये जो नोज़ को टच करते हुए जा रहा है, ये क्या बताता है? ये क्रिटिकल कूलिंग रेट को बताता है। मान के चलो यहाँ पे क्रिटिकल कूलिंग रेट 100 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड है, मान के चलो। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर आपको मार्टेनसाइट बनाना है 100% मार्टेनसाइट, तो कूलिंग रेट कितना होना चाहिए? कम से कम कितना कूलिंग रेट होना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, इतना फास्ट कूलिंग करोगे तो मार्टेनसाइट बनेगा, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको 100% मार्टेनसाइट बनाना है तो कूलिंग रेट इससे फास्ट होना चाहिए,
है ना, 100 की जगह एक्स्ट्रा ही होना चाहिए या मिनिमम 100 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इधर आपका ऑस्टेनाइट फेज़ है, इधर आपका नीचे मार्टेनसाइट फेज़ है, तो आपको पता होगा कि मार्टेनसाइट जो ऑस्टेनाइट फेज़ है ना वही कन्वर्ट हो सकता है दूसरे फेज़ में। अगर ऑस्टेनाइट पारलाइट बन गया तो कभी भी मार्टेनसाइट नहीं बनेगा, या बैनाइट बन गया तो मार्टेनसाइट नहीं बनेगा, आपको दोबारा ऑस्टेनाइट बनाना पड़ेगा। तो ऑस्टेनाइट फेज़ की क्या खासियत है कि वो आपका चेंज हो सकता है किसी और फेज़ में, ठीक है। तो अगर आप गामा फेज़ से आपको डायरेक्टली मार्टेनसाइट बनाना है तो नोज ऑफ कर्व को से दूर आपको रखना पड़ेगा, मतलब कूलिंग कर्व ऐसा होना चाहिए, कूलिंग रेट ये होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही अगर मान के चलो कूलिंग रेट आपका स्लो हो गया और ये लाइन को क्रॉस कर गया, ये वाले लाइन को, मतलब ये क्या है, पारलाइटिक स्टार्ट लाइन है, तो यहाँ पे ऑस्टेनाइट जो है पारलाइट बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट होगा और यहाँ का अगर क्रॉस कर गया तो 100% पारलाइट बन जाएगा, मतलब यहाँ पे स्टार्ट होगा, धीरे धीरे यहाँ बढ़ेगा और यहाँ पे 100% पारलाइट मिलेगा, ठीक है। तो ये पारलाइट भी ऊपर में कोर्स पारलाइट होता है, नीचे फाइन पारलाइट होता है। तो अगर कूलिंग रेट एकदम स्लो होता है ना तो कोर्स पारलाइट बनता है, पारलाइट बड़ा बड़ा बनता है, इससे स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो जाता है। अगर कूलिंग रेट थोड़ा सा फास्ट होता है आपका तो क्या बनता है, फाइन पारलाइट बनता है, इसका स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा होता है। और अगर आपको बैनाइट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फास्ट कूलिंग करना पड़ेगा, नोज ऑफ कर्व से बिना टच किए हुए फास्ट कूलिंग करना पड़ेगा, फिर ये नोज ऑफ कर्व के नीचे आपको होल्ड करना पड़ेगा बायनाइट रीजन में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बायनाइट स्ट्रक्चर मिलेगा। तो बायनाइट कभी भी कंटिन्यूस कूलिंग से नहीं मिलता है, आपको होल्ड करके रखना पड़ता है कुछ समय तक। और अगर आपको मार्टेनसाइट चाहिए तो फास्ट कूलिंग करना पड़ता है एकदम सीधा। तो ट्रिपल टी कर्व आपको क्या बताता है, एक क्रिटिकल कूलिंग रेट बताता है, एक तो कि कितना फास्ट रेट से आप कूलिंग करोगे तो आपको मार्टेनसाइट मिलेगा, और कितने रेट से कूलिंग करोगे तो पारलाइट मिलेगा, फाइन पारलाइट और कोर्स पारलाइट, ये सब बताता है। अब बहुत सारे फैक्टर ट्रिपल टी कर्व को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। ट्रिपल टी कर्व को अफेक्ट करता है, जैसे अलॉइंग एलिमेंट हो गया, तो जितना भी आप अलॉइंग एलिमेंट डालते हैं ना, ये ट्रिपल टी कर्व को ना राइट की तरफ शिफ्ट करता है। मतलब मान के चलो ये कर्व आपको बनेगा प्लेन कार्बन स्टील का, जिसमें केवल कोई अलॉइंग एलिमेंट नहीं है, केवल कार्बन है, लेकिन अलॉइंग एलिमेंट डालने पे कर्व ना ऐसे हो जाता है, राइट की तरफ शिफ्ट होने लगता है इधर की ओर। तो राइट की तरफ शिफ्ट होता है तो क्या होता है ना, तो क्रिटिकल कूलिंग रेट है वो कम हो जाता है, मतलब स्लो रेट ऑफ कूलिंग से भी आपको मार्टेनसाइट मिल सकता है, मतलब हार्डनेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है अलॉइंग एलिमेंट डालने से। एक हो गया अलॉइंग एलिमेंट का इफेक्ट पड़ता है, हार्डनेबिलिटी बढ़ता है। दूसरा ग्रेन साइज़, अगर ग्रेन साइज़ बड़ा होगा, लार्ज ग्रेन होगा ना, तो भी हार्डनेबिलिटी इंप्रूव होता है। क्योंकि क्या होता है ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, पैरालिटिक ट्रांसफॉर्मेशन, वो हमेशा ग्रेन बाउंड्रीज से चालू होता है। तो अगर ग्रेन बाउंड्रीज अगर ज़्यादा है तो पारलाइट बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और अगर ग्रेन साइज़ बड़ा है मतलब ग्रेन बाउंड्री कम है तो पारलाइट बनने के चांस कम होगा, वो मार्टेनसाइट बनेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ कुछ जो है फैक्टर होता है। अब ये जो ट्रिपल टी कर्व बनता है ना, वो फिक्स कॉम्पोजिशन के लिए बनता है। अगर कॉम्पोजिशन चेंज करोगे ना, जैसे ये आपका यूटेक्टॉइड स्टील के लिए बनाया, ठीक है, यही आपका हाइपर यूटेक्टॉइड के लिए अलग बनेगा, हाइपो यूटेक्टॉइड के लिए अलग अलग बनेगा, ठीक है। तो चलिए ये था पूरा इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।